हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 26। हमारा टॉपिक आज न्यू है आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी वो आकलन के बारे में रहेगी कि आकलन होता क्या है, क्लियर। और सीखने के लिए आकलन क्या है, सीखने का आकलन क्या है, सीखने के रूप में आकलन क्या है और सीखने में आकलन क्या है आपका। ओके और आपका ये पार्ट रहेगा 1, क्योंकि एक ही पार्ट के अंदर या एक ही क्लास के अंदर ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीटेट जुलाई 2025 आपका टॉपिक आता है आकलन मूल्यांकन, जिसका पार्ट है आज 1 आपका। महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से आपके 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। आकलन में से आ जाता है, मूल्यांकन में से आता है, वैल्यूएशन में से आ जाता है, असेसमेंट में से आ जाता है। तो ये आपकी आज की जो क्लास रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी। जिसको भी क्लास पसंद है वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो हमारा टॉपिक क्या था, आकलन और मूल्यांकन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आकलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, आकलन के बारे में, कि आकलन जो है वो होता क्या है आपका पता होना चाहिए ना। आकलन के बारे में पढ़ रहे हैं या सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, उस तक तो हम बाद में जाएंगे ना। उससे पहले तो हमें बेस ही पता होना चाहिए कि जो आकलन है, असेसमेंट जो होता है, ये होता क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका 1 नंबर का पॉइंट आता है कि अधिगम स्तर का पता लगाते हैं। मीन्स जो आकलन होता है, आकलन एक ऐसा है कि इससे क्या होता है कि इससे हम बच्चे के स्तर का, सीखने के स्तर का क्या है पता लगाते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं, इसका जो अर्थ है कह सकते हैं कि पास में बैठना और अवलोकन करना, कि इसमें क्या किया जाता है, सीखने के स्तर का अवलोकन किया जाता है या फिर पता लगाते हैं इसमें। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी अगर व्यक्ति हो आपका, या फिर कोई भी समूह हो, कोई भी व्यक्ति या फिर समूह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, और इस जानकारी का इस्तेमाल किसी निर्णय लेने में किया जाता है, यही आपका आकलन होता है। या हम बोल सकते हैं पास बैठना या फिर अवलोकन करना, ये भी आपका आकलन है। और या फिर अगर आप संक्षिप्त में समझोगे इसको, कि किसी भी व्यक्ति या फिर समूह के बारे में, किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में जानकारी इकट्ठी करना ही, और इस जानकारी का इस्तेमाल किसी भी निर्णय लेने में किया जाता है, यही आपका क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है आपका। ठीक है, और ये जो आपका आकलन होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए क्या होता है, कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी अगर बालक है, तो उसकी कमजोरी क्या है, या कोई व्यक्ति या जो भी समूह है उसकी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, इस चीज़ का भी पता लगाया जाता है। ये लिखा है ना यहाँ पे, अधिगम स्तर का पता लगाना। तो इसमें यही है कि उस व्यक्ति की ताकत और कमजोरी क्या है उसका पता लगाना। या फिर एक और पॉइंट आता है इसमें कि किसी भी व्यक्ति या समूह ने क्या सीखा है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है या कोई समूह है, कुछ सीख रहा है, तो उसने सीखा क्या है, इस चीज़ का भी पता लगाता है। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट, एक और पॉइंट आता है इसमें कि क्या सीखा है, ये तो हो गया, लेकिन जो चीज़ सीख रहे हैं वो किस तरीके से सीखी गई है, किस तरह से सीखा है। ठीक है, और इसमें ये भी आता है कि किसी भी व्यक्ति या समूह का ज्ञानात्मक और भावात्मक विकास कैसा है। तो आपको क्लियर हो गया कि अधिगम होता क्या है। अधिगम क्या है आपका, अधिगम आपका क्या है कि अधिगम स्तर का पता लगाता है, व्यक्ति या फिर कोई भी समूह है उसकी जानकारी इकट्ठी करके जानकारी का इस्तेमाल किसी निर्णय को लेने में किया जाता है, या फिर बच्चा जो है या व्यक्ति कोई है या फिर कोई भी समूह है वो क्या सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, उसकी क्या कमज़ोरियां हैं, उसकी क्या ताकत है, ये सभी आपका किस में आता है, आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आकलन के प्रकार। तो जो आपके आकलन के हैं, आकलन के 2 प्रकार होते हैं। आकलन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका रचनात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं,
और सेकंड आता है हमारा योगात्मक आकलन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन की। ठीक है, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रचनात्मक आकलन के बारे में। ठीक है, तो रचनात्मक अगर आकलन की हम बात करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आता है पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही एफ ए मीन्स आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, सॉरी, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही आपका रचनात्मक आकलन कहलाता है, और यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या फिर तरीका है। जो ये आपका रचनात्मक आकलन है, ये बच्चों के बारे में जानने का एक बहुत बेहतरीन ही क्या है, आकलन होता है आपका, और पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही आपका रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। क्लियर हुआ? ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, अगर शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, इसके दौरान क्या होता है, छात्र की जो भी समझ होती है, क्या होती है आपकी छात्र की जो समझ होती है, ठीक है, जो भी समझ होती है और जो प्रगति होती है, क्या होती है, प्रगति, समझ या फिर प्रगति की निगरानी करने के लिए किया जाता है कि छात्र जो है, छात्र की जो भी समझ है या फिर उसकी जो भी प्रगति हो रही है, उसकी क्या की जाती है, इसमें निगरानी करने के लिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। ताकि, क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि छात्र और शिक्षक को सुधार के लिए तत्काल प्रतिक्रिया मिल जाए। मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको उसके अंदर सुधार करने के लिए उनको मिल जाए, क्या, उनको प्रतिक्रियाएं मिल सके आपकी। ठीक है, अभी आपका जो रचनात्मक आकलन होता है, आपका जो ये रचनात्मक आकलन है, इसके उद्देश्य भी होते हैं आपके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रचनात्मक आकलन के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र को उनकी ताकत, जो छात्र हैं, कोई भी एक स्टूडेंट है, उसको उसकी ताकत का और कमजोरी को पहचानने और उन पर काम करने में मदद करना है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य यही है कि कोई स्टूडेंट है, उसकी ताकत और कमजोरी को पहचानो, देन उनके काम करने में उनकी क्या करो, हेल्प करो। तो ये है इनका उद्देश्य। अब इसी की आती है जो आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसी में एक और पॉइंट आता है प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये जो आकलन है, ये शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जो छात्र को उनकी प्रगति पर लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कि कोई भी स्टूडेंट होता है इसमें, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, उनकी प्रगति पर लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें प्रकार। प्रकार आते हैं कि रचनात्मक आकलन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, वो क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? कि क्लास के अंदर ये आपकी क्लास है कोई भी, ठीक है, ये आपकी क्या है, क्लास के अंदर क्या करना, प्रश्न पूछना, चर्चा करना, आपका छोटी क्विज जो होती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपकी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत ही आती हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट इसी में आपकी हेडिंग आती है फायदे।
ठीक है, क्या हेडिंग आती है? फ़ायदे। रचनात्मक जो आकलन होता है इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो रचनात्मक आकलन से छात्र की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी जो है वो बढ़ती है, जिससे वे क्या करते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभावी ढंग से क्या है, प्रभावी ढंग से सीख जाते हैं। ओके, और सीखने की प्रतिक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है। क्लियर? तो ये है आपका रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे योगात्मक आकलन की, कि योगात्मक जो आकलन होता है वो होता क्या है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला आकलन ऐसे मतलब समेटिव असेसमेंट कहलाता है आपका। ओके, जैसे कि किसी भी इकाई पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों की समझ या फिर ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए जो किया जाता है। अब इसके भी क्या हैं, इसके भी उद्देश्य हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य इसका। ठीक है, तो क्या आता है इसका उद्देश्य? तो इनके आते हैं आपके उद्देश्य। उद्देश्य में आपका आता है, उद्देश्य में आपका फर्स्ट पॉइंट है, उद्देश्य में आता है आपका कि योगात्मक आकलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये जानना होता है कि छात्र ने क्या सीखा। योगात्मक आकलन में क्या है कि ये जानना आवश्यक होता है, ये जानना होता है कि छात्र ने क्या सीखा आपका। ठीक है, और वो कितना जानते हैं, कितना जानते हैं आपके। ठीक है, ताकि उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और उसको क्या दिया जा सके, ग्रेड दिया जा सके। ठीक है, अब इसी में आता है इसका प्रकार। इसी में इनके आते हैं आपके प्रकार आते हैं कि योगात्मक आकलन में क्या होता है, परीक्षाएं होती हैं आपकी। क्या होती हैं? परीक्षाएं होती हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं आपको। और इसमें क्या होता है, निबंध होता है। ठीक है, और इसमें पोर्टफोलियो भी शामिल होता है। आपका फोलियो, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, कि योगात्मक आकलन में समेटिव असेसमेंट में आपकी परीक्षाएं, प्रोजेक्ट, निबंध और पोर्टफोलियो भी शामिल हो सकते हैं। अब इसमें आता है आपका, इसमें आता है इसका समय, मीन्स टाइमिंग क्या होती है। ठीक है, समय क्या होता है इसमें, टाइम जो है वो क्या होता है। तो टाइमिंग का इसमें आता है कि जो योगात्मक आकलन है वो आमतौर पर क्या होता है, FA के बाद होता है। FA के बाद में क्या होता है आपका, ऐसे होता है समेटिव असेसमेंट होता है, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान होते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर आ सकता है आपका, एग्जाम्पल के लिए आएगा आपका इसके अंदर, एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा आपका अंतिम परीक्षा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अंतिम परीक्षा आ जाएगी इसमें आपका अंतिम प्रोजेक्ट आ जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, निबंध आ जाएगा, इसमें आपका मानकीकृत परीक्षाएं आ जाएंगी जिसको हम SAT भी बोलते हैं। तो ये सब आ जाता है आपका योगात्मक आकलन के अंतर्गत। जो आपका ये योगात्मक आकलन है इसका महत्व भी होता है। तो इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व होता है आपका कि शिक्षकों को यह जानने में मदद करते हैं कि छात्र ने कितना सीखा। जो टीचर है उसको हेल्प मिलती है कि जो स्टूडेंट है उसने क्या सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या इसका ये महत्व है। वे अपनी शिक्षण विधि को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं जो टीचर होते हैं। ओके,
तो ये है आपका रचनात्मक और योगात्मक आकलन। क्लियर हुआ आपको कि सबसे पहले तो आकलन होता क्या है, आकलन के टाइप्स की बात करी है हमने कि इसमें रचनात्मक आकलन क्या है, आपका योगात्मक आकलन क्या है। अब हमारे कुछ आकलन आते हैं जो रचनात्मक एफए में भी आते हैं, कुछ योगात्मक के अंदर आते हैं। कौन से किसके अंदर आते हैं, क्या उनका मीनिंग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी, फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी सीख। नोट करके लिखना है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्टली हम अगर बात करेंगे सीखने के लिए आकलन, कि जो सीखने के लिए आकलन है वो होता क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो सीखने के लिए आकलन है इसको हम कहते हैं, जो सीखने के लिए आकलन है इसको हम कहते हैं असिस्टमेंट। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये होता है सीखने के लिए। फोर का मतलब जो यहाँ पे है, फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, ध्यान देना आप, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ओके, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अब ये होता क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो हमारी एक प्रक्रिया और यह हमारा एक प्रोसेस हो रहा है। तो उसके दौरान छात्र की जो प्रगति होती है, क्या होती है, हमारे छात्र, जो हमारा छात्र है, छात्र की क्या होती है, प्रगति होती है। ठीक है, तो इस प्रगति का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन करना, ताकि क्या होता है, उन्हें बेहतर ढंग से सिखाया जा सके और वो अपनी कमजोरी को पहचान कर सुधार कर सकें आपका। ओके, इसमें क्या है, छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि ताकि उसको बेहतर ढंग से क्या है, सेकंड पॉइंट आ गया इसका, सेकंड पॉइंट है बेहतर ढंग से सिखाया जा सके। ओके, और नेक्स्ट है कि अपनी कमजोरी को पहचान कर उसमें सुधार कर सके। तो ये होता है आपका सीखने के लिए आकलन। क्लियर हुआ आपको सीखने के लिए आकलन। और ये जो आपका सीखने के लिए आकलन है, ये आकलन आपका निदानात्मक होता है। कैसा होता है आपका, ये जो आकलन है ये होता है आपका निदानात्मक। ठीक है, देखो कि ये आकलन कैसा होता है, निदानात्मक होता है आपका। और ये जो आपका शिक्षण है, ये एक शिक्षण जो है ये वर्ष में 4 बार किया जाता है। कितनी बार किया जाता है, 4 बार किया जाता है वर्ष में। ठीक है, और आपका ये जो आपका सीखने के लिए आकलन है, ये किस प्रकार का आकलन होता है, या किस प्रकार के आकलन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का अवलोकन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, जो बच्चा होता है उसका क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है आपका। और आपका इसमें होमवर्क दिया जाता है, SW दिया जाता है। इसमें क्या होता है, क्लास टेस्ट होते हैं आपके, और आपका इसमें क्विज़ टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से अवलोकन, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य या फिर क्विज टेस्ट आदि इस प्रकार का आकलन किया जाता है। क्लियर हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है आपका। इसका जो उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, जिससे उन्हें अपनी ताकत कमजोरी समझ में आ सके और उसमें वो सुधार कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या होता है आपका, इसका उद्देश्य होता है आपका रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, कि जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको क्या देना, रचनात्मक प्रतिक्रिया देना।
ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि जो टीचर है वो छात्रों से उनके काम के बारे में क्या करता है, सवाल करता है, छात्रों को उनके काम में रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, कमजोरी पर ध्यान देने या केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर उन्हें काम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसी के ही हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि सीखने के लिए आकलन आपका। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड आता है, सेकंड इज सीखने का आकलन। अब सीखने का जो आकलन होता है इसको हम बोलते हैं, सीखने का जो आकलन है इसको हम कहते हैं, सेकंड आता है हमारा सीखने का आकलन, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑफ आता है, उसमें फोर था के लिए और इसमें क्या है, ऑफ आता है आपका। तो ये क्या होता है, किसी निर्धारित मानक या फिर स्तर के विरुद्ध छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, ताकि ये पता चल सके कि उसने कितना सीखा है। इसमें क्या क्या पता करना होता है कि कितना सीखा है, कितना सीखा किसी छात्र ने। ठीक है। इस आकलन में क्या होता है, जो बच्चा होता है, छात्र होता है, उसकी अधिगम क्षमता का, जो अधिगम क्षमता होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, अधिगम क्षमता का क्या किया जाता है, आकलन होता है, आकलन। ठीक है। अधिगम क्षमता का क्या होता है, इसमें आकलन होता है। और ये जो आकलन है ये सतत मूल्यांकन का भाग है। ये जो आकलन है आपका असेसमेंट ऑफ जो लर्निंग है, ये आपका किसका भाग है, ये आपका ये आपका सतत मूल्यांकन का एक क्या होता है, भाग होता है, जो शिक्षक वर्ष में 2 बार होता है। जो शिक्षण वर्ष में कितना होता है, 2 बार। ये कितनी बार होता है, 2 बार होता है वर्ष में। ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका। और शिक्षार्थी को अंक या ग्रेड द्वारा फीडबैक मिलता है। इसमें क्या दिए जाते हैं, इसमें अंक दिए जाते हैं या फिर ग्रेड दिया जाता है इसमें आपका। ठीक है। और उससे फीडबैक मिलता है उनको, और इसमें सुधार की संभावना बहुत ही कम होती है। ओके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सुधारने की संभावना बहुत ही कम होती है आपकी। ओके। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इज आपका आता है सीखने के रूप में आकलन। कि सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको हम, थर्ड इज असेसमेंट एज लर्निंग। जहाँ एज आ जाता है उसका मतलब होता है के रूप में। तो इसका मतलब होता है कि जो विद्यार्थी है वो स्वयं अपने ही सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। कि कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसने स्वयं में क्या सीखा, स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया का ही क्या करता है, आकलन करते हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती को समझने में और सुधारने में क्या मिलती है, एक तरह से हेल्प मिलती है कि हाँ भाई हमने ये गलती की है, हम इसको सुधार सकते हैं। और नेक्स्ट और फोर्थ आता है, लास्ट आता है आपका, फोर्थ आता है आपका इसमें सीखने में आकलन। तो सीखने में आकलन क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट इन आ जाएगा क्योंकि में की बात कर रहे हैं, और लर्निंग। ठीक है। तो सीखने में आकलन का मतलब है कि एक टीचर, कोई भी एक टीचर है, कि ये एक टीचर को, कोई भी एक टीचर है उसको जानने में मदद करती है कि छात्र क्या समझ रहा है, कि जो स्टूडेंट है वो क्या समझ रहा है, ठीक है। कि कोई टीचर, जो शिक्षक है, ये जानने में
टीचर को ये जानने में मदद मिलती है कि जो आपका शिक्षक है, जो स्टूडेंट है, वो छात्र क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, या शिक्षण विधि को बेहतर ढंग से अनुकूलित कर सकते हैं हम। ये छात्रों की भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या करता है, शामिल करने में क्या करता है, मदद करता है आपका। ओके, तो ये हैं आपके, ये सभी आपके आकलन हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चंस में आ जाता है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। के लिए एक में आ जाता है यहाँ पे 4, का आ जाता है आपका ऑफ, के रूप में आ जाता है आपका, के रूप में आ जाता है आपका यहाँ एज, और में आ जाता है आपका यहाँ इन। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने किस में क्या बात कही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है आकलन के उद्देश्य, कि आकलन के क्या उद्देश्य हैं। आकलन का आपका जो फर्स्ट उद्देश्य आता है, फर्स्ट उद्देश्य इस छात्र की प्रगति का मूल्यांकन। मतलब कि आकलन जो है वो शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं आपके, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आकलन जो है वो टीचर को अपनी शिक्षण विधि को बेहतर बनाने में और छात्र को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करने में हेल्प करता है। तो ये जो आकलन होता है ये क्या करता है, शिक्षण विधि को बेहतर बनाने में किसी भी टीचर की, और उन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करने में हेल्प करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट है छात्र की प्रतिक्रिया प्रदान करना, कि आकलन जो है, असेसमेंट जो है वो आपका छात्रों को अपनी प्रगति पर प्रतिक्रिया प्रदान करना और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करने में हेल्प करता है। कि छात्र कोई भी प्रगति कर रहे हैं या फिर उनकी कोई भी अपनी प्रगति है, उस प्रतिक्रिया के प्रदान करना, ठीक है, छात्रों को अपनी प्रतिक्रिया, प्रगति पर प्रतिक्रिया प्रदान करने में, ओके, और उसमें सुधार करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका स्वयं सीखने की जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो छात्र हैं, छात्रों को अपने खुद के सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर आकलन के थ्रू ये होता है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए, कि चिंतन कर सकता है और अपनी ताकत और कमज़ोरियों को क्या कर सकता है, पहचानने में भी क्या मिलती है, इसमें हेल्प मिलती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी आकलन के तरीके। तो फर्स्ट इज आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें अवलोकन। तो शिक्षक जो है, जो टीचर है, एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की कक्षा में भागीदारी और प्रदर्शन का अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आता है इसमें साक्षात्कार। तो जो टीचर है वो स्टूडेंट को या स्टूडेंट से उनके सीखने के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षण, कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या कर सकता है, परीक्षण कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें परियोजना। तो जो टीचर हैं वो स्टूडेंट की परियोजना दे सकते हैं जो उन्हें अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने के अवसर एक तरह से प्रदान करती है। नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें आत्म मूल्यांकन, कि छात्र अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया पर क्या करते हैं, चिंतन करने, अपनी ताकत कमजोरी को पहचानने के लिए आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सहकर्मी मूल्यांकन। ये इसमें क्या होता है, छात्र एक दूसरे के काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन आपका ये होता है जिसमें छात्र क्या करते हैं, एक दूसरे के काम का ही क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है आपका निष्कर्ष। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो क्या करता है, जो टीचर को शिक्षक की
छात्र की प्रगति को समझाने और उनकी सीखने की ज़रूरत को पूरा करने में हेल्प करते हैं। और आकलन के विभिन्न प्रकार तरीके उपयोग करके शिक्षक जो टीचर होता है वो छात्र को बेहतर ढंग से सिखाने और उन्हें सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये था आपका निष्कर्ष और आकलन आपका यहीं ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में और फिर हम आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।